मैं वैष्णवी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश, 7 लोगों की मौत की आशंका। रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस सोमवार शाम हादसे का शिकार हो गई। यह विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो गया था। बाद में इसके चतरा जिले के सिमरिया के पास क्रैश होने की पुष्टि हुई। विमान में एक मरीज सहित कुल 7 लोग सवार थे। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार शाम 7:34 को ATC से संपर्क टूट गया था। विमान रेड बर्ड एयरवेज का बताया जा रहा है। मरीज 41 वर्ष संजय कुमार थे, जिन्हें गंभीर हालत में दिल्ली ले जा रहा था। अन्य सवारों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल थे। प्रारंभिक आशंका खराब मौसम या तकनीकी खराबी की जताई जा रही है। प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भुवनेश्वर के लिंगीपुर स्थित सुपरमार्केट में भीषण आग 11 घंटे बाद नहीं बुझी। भुवनेश्वर के लिंगीपुर इलाके में सोमवार रात एक सुपरमार्केट में भीषण आग लगी, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग रात करीब 10 बजे बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से शुरू हुई और तेजी से पूरे फ्लोर में फैल गई। तीसरी मंजिल पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामान रखा था, जिससे लपटें तेज से भड़क उठी। घना धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। 11 घंटे बाद भी आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी है। प्लास्टिक सामग्री के कारण आग बार बार भड़क रही है, जिससे राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि समय रहते इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस कारण में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट के आग लगने की वजह मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद आरोप लगाने वाले आशुतोष पांडे पर भी कई FIR। पंकज दीक्षित का दावा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप लगाने वाले आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर नया विवाद सामने आया है। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा जन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता पंकज दीक्षित ने दावा किया है कि आशुतोष पांडे का आपराधिक इतिहास रहा है। उनका कहना है कि पांडे पर कई जिलों में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है। दीक्षित के अनुसार अवैध वसूली, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज है। उन्होंने गोड़ा जिले के एक पुराने मामले का भी जिक्र किया, जिनमें कथित रूप से स्टिंग ऑपरेशन के बाद गिरफ्तारी हुई थी। दीक्षित ने आरोप लगाया है कि पांडे सरकारी पद दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करता था। वर्ष 2018 में कानपुर में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि गोहत्या, धमकी और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में भी पांडे का नाम सामने आया है। दीक्षित ने पूरे प्रकरण को सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया है। मामले में आधिकारिक पुष्टि और जांच की प्रतीक्षा है। मैं पंकज दीक्षित एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण जनसभा, और मैं जिस शख्स के बारे में आज जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, आशुतोष पांडे, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि मैं 2014 से इसके साथ था और इसका यही काम है। और जब मैं इसके संगठन में था तो इसकी बातों का मैंने विरोध किया, इसके द्वारा की गई ठगी का विरोध किया, महिलाओं से अपमान का विरोध किया और मैंने इसके खिलाफ एक मुकदमा भी कानपुर नगर में दर्ज कराया। इसने पर जानलेवा हमला किया। इस धूर्त आदमी का ये बहरूपिया है। कभी ये ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बन जाता है, कभी नेताओं का ये पिछलग्गू बन जाता है, कभी शिवपाल, कभी अखिलेश जी, मतलब सभी नेताओं के पीछे भागना, सुरक्षा प्राप्त करना और वसूली करना। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को फंसाना। किसी भी तरीके से खाली बस ये फेम में आने का प्रयास करता है और कोई इसका कारण नहीं है। ये जो मुकदमे लिखाए गए शंकराचार्य के खिलाफ, ये निश्चित रूप से इसने किसी न किसी को लालच दिया है, उन्हें फंसाने का कार्य किया है। और ये आप मान के चलिए निश्चित रूप से मुकदमे सब झूठे निकलेंगे और ये खाली बस फेम, ख्याति और योगी जी का चाहता बन जाए, सुरक्षा मिल जाए और उससे अपने पूरे प्रदेश में ये लोगों को ठगे, वसूली करे, ये इसका उद्देश्य है। मैंने 2018 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था 307 में
420, 67, 68, 71 गंभीर धारा में मुकदमा लिखाया था। माननीय न्यायालय के आदेश से मुकदमा लिखाया गया था। और इसके पूर्व इसके लखनऊ में हुसैनगंज थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं, जो इसने वसूली की थी लोगों से कि मैं उन्हें राज्य मंत्री बनाऊंगा। उनके नाम पर 10-10 लाख वसूले और न बनाने पर उन लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। और एक मुकदमा नवनीत राणा ने इनका स्टिंग ऑपरेशन किया था गौकसी का। ये रंगे हाथों पकड़े गए थे, रिश्वत देते और ट्रकों का इनका गौकसी का ट्रक पकड़ा गया था, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा। इसकी न्यूज़ पूरे BBC लंदन तक चली है। और अन्य कई मुकदमे 19 मुकदमे तो इसके स्वयं जहाँ निवास करता है शामली जिले में, इतना इसका अच्छा व्यवहार है कि वहाँ 19 मुकदमे इनके जिले में ही लिख दिए गए। और ये वहाँ से हिस्ट्री शीटर भी हैं और फरार भी रहे काफी दिनों तक। मैं तो मांग करता हूँ कि शंकराचार्य के पीछे आप बाद में पढ़िए महाराज जी, योगी महाराज से मेरा निवेदन है आदित्यनाथ जी से। सबसे पहले इस अपराधी को जो 19 मुकदमों में लिप्त है, गौकसी में लिप्त है, पहले इसको पकड़े, इसको जेल भेजिए। शंकराचार्य पर एक मुकदमा भी झूठा, 100% मुकदमा झूठा होगा, चाहे कोई न्यायालय जांच कर ले। 100% मुकदमा झूठा है, खाली इसका बहनावा है, इसके लोगों बहकाया है। तो पहले इसको उठा के जेल भेजिए। स्वयं योगी सरकार में SP साहब ने इनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था, उसमें 20,000 का नाम भी रखा गया। इनको 1.5 साल जेल भेजा गया, पुनः छोड़ के आके फिर इसने वही काम चालू कर दिया। ये हमारे संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं इनका प्रदेश अध्यक्ष था। जब मैंने इनकी नीतियां देखी तो मैंने इनका विरोध किया। तो पूरे के पूरे प्रदेश में जितने जिला अध्यक्ष थे सबने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। और ये बुरा तरह से ये भाग कर यहाँ चला गया और मुझे लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तब से ये मुझसे रंजिश मानने लगा। एक बात विशेष बताना चाहता हूँ आपको कि माननीय जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उसमें राजमंत्री थे केसी पांडे। केसी पांडे को इसने अपना चाचा बनाया, क्योंकि ये जात से रिश्ता है आशुतोष शर्मा, लेकिन चाचा बनाया केसी पांडे तो अपने आप को इसने आशुतोष पांडे बना लिया। इसको आप देखिए तो इसके पिता का नाम अजय शर्मा है, माँ का नाम उषा भार्गव। तो ये पांडव कहाँ से बन गए पांडे जी, समझ में नहीं आता। इन्होंने गौकसी में पार्टनरशिप की केसी पांडे के साथ। जब इनकी गौकसी नवनीत राणा ने पकड़ी तो इन्होंने अपना विरोध किया और केसी पांडे ने इनको भगा दिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो मैं अखिलेश जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनकी सरकार में राज्य मंत्री के रहते हुए इनको एक मुकदमा लिखाया गया, इनकी नॉलेज में था, फिर भी इन्होंने आशुतोष पांडे के खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि उसे खुली छूट दे रखी थी सरकार ने अपनी, और इसे विशेष एक ब्राह्मणों को नेता बना रखा था। तो मैं अखिलेश जी चाहूंगा कि इनके खिलाफ भी अखिलेश जी भी कार्रवाई करें और बाबा योगी नाथ भी इनको उठाकर जेल भेजें। तो क्या नाम है आपका और क्या पूरा ये प्रकरण है? मैं पंकज दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा। और आशुतोष जी वाले प्रकरण में मैं करीब 2014 से इनके साथ था। जब मैंने देखा कि ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको ठगने काम कर रहे हैं, तो मैंने इनका विरोध करना चालू किया 2015 से। और इनके खिलाफ मुझे जानकारी मिली कई थानों में कई जगह मुकदमे अलग दर्ज थे, तो मैंने इनका विरोध करना चालू किया। इसी विरोध के चलते उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी कराया और मैंने कानपुर नगर में माननीय न्यायालय के आदेश से इनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया, 420, 67, 78 और 156 मुकदमा लिखाया। कई गंभीर धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे लिखाए। माननीय शंकराचार्य के खिलाफ जिसने मुकदमा लिखाया है, तो मुझे पुनः इसके खिलाफ फिर बोलना पड़ रहा है कि जो स्वयं 19 मुकदमों का अपराधी है, संगीन मुकदमों का, बलात्कार का, पासपो का और गौकसी का, ऐसा आदमी एक महान शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मुझे आक्रोश आया और मैं इसके खिलाफ पुनः इसकी सारी काली चिट्ठी खोलने के लिए तैयार हुआ और मीडिया के सामने आया हूँ। ये मुकदमा मैंने 2018 में लिखा था इसके खिलाफ, और 2 मुकदमे इसके लखनऊ हुसैनगंज में लिखे हैं, इन्होंने कहा था कि मैं लोगों को मंत्री बनाऊंगा, और जिनसे पैसा वसूली करी उन्होंने इनके खिलाफ हुसैनगंज थाने में मुकदमा लिखाया। एक मुकदमा इनके खिलाफ गोंडा जिले में लिखा हुआ है गौकसी में, जो नवनीत कुमार राणा ने इनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया था और इन्हें जेल भेजा था। उस मुकदमे में इतनी बड़ी पैरवी हुई थी कि BBC लंदन तक में इसके मुकदमे की जानकारी मिली थी, उसे जेल भेजा गया था। और करीब 19 से अधिक मुकदमे इसके स्वयं जहाँ रहता है जिला शामली में, वहां मुकदमे रहते हैं। वहां के SP अनुज कुमार ने इनको एक ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इनके खिलाफ 25,000 का इनाम रखा और इसे जेल भेजा। 2 बार जेल जा चुका, एक बार 3 महीने के लिए, एक बार 15 दिन के लिए, और एक बार ही हाल में ही 1.5 साल से जेल गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में सोमवार शाम शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 5 बच्चे और 1 महिला शामिल है, जिनमें 6 महीने के जुड़वा मासूम भी थे। बताया गया है कि घर में कपड़े का काम होता था, जिससे आग तेजी से फैल गई।
संकरी गलियों के कारण बचाव कार्य में कठिनाई आई। हालांकि दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गंभीर रूप से झुलसे सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन मामले की जांच में जुटी है। किसी अप्लायंस में कुछ ऐसा हुआ होगा या अन्य कोई चीज होगी जो विस्तृत जांच होगी, वो आप लोगों से साझा की। सर नीचे कपड़े में भी आग लगी? जी, कपड़े का काम था यहाँ पर। आपके वहाँ सप्लाई भी होती थी कपड़े की और पूरा घर इस काम में लगा हुआ था। कपड़े काफी रखे हुए थे और काफी सारे ऐसे इनफ्लेमेबल मटेरियल्स रखे हुए थे। कपड़े से आग लगी या कपड़े के कारण आग फैली, ये सब जांच कर आपको वापस। कहाँ ले जा रहे हो भाई? थोड़ा नीचे कर लो। देखिए, लगभग 8:49 शाम को ये सूचना डायल 112 पर प्राप्त हुई। लिसाड़ी गेट के सदीक नगर एरिया में एक हाजी इकबाल अहमद जी हैं, उनके मकान में आग लगी हुई है। 3 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और थोड़ी देर बाद ही एसपी सिटी, एसपी कोतवाली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। गली काफी सक्रिय होने के कारण फायर टेंडर वहां पर नहीं जा सकता था, इसलिए जो नई बाइक्स आई हैं उनको वहां पर भेजा गया। और यहाँ के एक बहुत ही अच्छे गुड समैरिटन हैं, उन्होंने भी उसमें बड़ा अच्छा काम किया और सीढ़ी लगाकर वो लोग अंदर घुसे। सबसे पहला काम जो हमारे पास में था उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी डेंस एरिया है, तो अगर आग फैल जाती तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो तत्काल फायर ब्रिगेड के द्वारा अपने सारे संसाधनों का यूज करके उसको फायर को कंटेन किया गया और जो लोग मिले, एम्बुलेंस भी तत्काल पहुंच गई थी, उनको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन दुखद रूप से डॉक्टरों द्वारा जब उन्हें रिवाइव करने का प्रयास किया गया तो उसमें 6 लोग थे, जिसमें एक महिला थी 25 साल और 2 छोटी बच्चियां थी और 3 और बच्चे, एक बच्ची और 2 बच्चे, वो एक्सपायर हो गए। एक जो महिला है उनका इलाज किया जा रहा है पीबीएस हॉस्पिटल में। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस सभी का रहा, लेकिन ये दुखद है कि 6 ये हादसे के कारण भी, जैसा कि घटना के बारे में जानना चाहेंगे, क्या घटना देखिए, थोड़ी शांति बनाए रखो। देखिए, आज लगभग 9 बजे रात्रि के आसपास ये सूचना मिली कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के गिदवई नगर में जो इकबाल अहमद जी के मकान में आग लगी है। आग लगते ही की सूचना के बाद पुलिस तत्काल पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और राहत कार्य और बचाव कार्य चालू हो गया। एसपी सिटी मौके पे पहुंच गए, उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, सभी लोग मौके पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद बचाव राहत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और इसके बाद मैं स्वयं और एसएसपी साहब दोनों लोग मौके आए। पता चला कि 7 लोग इंजर्ड, उनको राजधानी हॉस्पिटल में लाया गया था। राजधानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद ये पता चला, हमारे सीएमओ भी यहाँ पे आए, ये संज्ञान में आया कि उसमें 6 लोग जो है ब्रॉड डेड थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद, सीएमओ की रिपोर्ट के बाद, ये सुनिश्चित कराने के बाद कि यहाँ के डॉक्टर्स ने, जो राजधानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि रेफर करने योग्य नहीं है, ब्रॉड डेड है, तो उसमें एक दुखद और हृदय विदारक घटना घटी है। इसके लिए हम सबको अफसोस है और मैं समझता हूँ कि जो परिवारीजन है उनसे वार्ता हुई है, उनके इकबाल अहमद जी के, उनके पुत्र जो फारूक जी और जो उनके दूसरे पुत्र थे, कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें कि 4 बच्चे हैं और एक जो है बच्ची 12 साल की है और बाकी एक महिला है जो कि उम्र लगभग 25-26 साल की है। घटना क्यों हुई इसके बारे में हमने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता और असिस्टेंट डायरेक्टर चपटी को भेजा था मौके पे। वो जांच कर रहे हैं कि घटना किस कारण से घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बिजली के किसी उपकरण में आग लगने से या इस तरह की से हुई है, लेकिन इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। कल तक रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी और पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस सभी तत्परता से काम किया और जल्द से जल्द इनको राहत पहुंचाने का ये काम हुआ है। और हॉस्पिटल्स में भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा सहयोग किया और हमारे सीएमओ की पूरी टीम के साथ मुस्तैद रहे और पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया, जिसके कारण समय रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन जितना हम लोग कोशिश कर सकते थे पूरा कोशिश किया। एक पेशेंट जो है वो सुरक्षित है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। आप सर एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों ने पोस्टमार्टम वगैरह के लिए मना किया क्या? देखिए, परिवारीजन और समाज के तमाम जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा कि
पोस्टमार्टम हम नहीं कराना चाहते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद इनके परिवार के सहमति से, लिखित सहमति के बाद ये निर्णय हुआ कि क्योंकि ये परिवारजन नहीं चाहते हैं, तो उस पर विचार करने के बाद सभी लोगों के सहयोग से और इनके सहमति से पोस्टमार्टम नहीं कराया जाने का निर्णय लिया है। कोई सरकारी मदद की मांग की है सर इन लोगों ने? नहीं, इन्होंने कोई मांग नहीं की है, कोई भी सरकारी मदद की मांग इन्होंने नहीं की। ठीक है, थैंक यू सर। ऐसे हालात में सब लोग उन लोगों के जिनके बच्चे गए हैं, जो भी डिसीज है, जिनकी कैजुअलिटी हुई है, उनके गम में शरीक है हम सब लोग। और हम लोग भी ये चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो ताकि आगे भी कुछ कार्रवाई हो सके, मदद की और जो भी। लेकिन पूरे घर के लोग, उनके रिश्तेदार, वो सब चाहते हैं पोस्टमार्टम ना हो। यहाँ अधिकारी बैठे हैं, डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं और दूसरे अधिकारी, सबके सामने उन लोगों ने इनकार किया। माजूद चाहिए कि हम ऐसा नहीं कराएंगे, तो हम भी उन लोगों की राय के साथ साथ हैं। और अब सब लोगों से हम अपील करते हैं कि वो प्रशासन को अपना जो उनके पंचनामा वगैरह भरा जाता है, वो सब अपना सहूलत से भर लें और फिर इनकी तदफीन करा दी जाए। विधायक जी, पहले भी ऐसे मामले आए हैं, घर घर में काम है, क्या आप अवेयर नहीं करेंगे कि प्रशासन को और हम सब लोग ये चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो जाए इनका और इनकी मदद हो जाए, लेकिन घर के परिवार के सब रिश्तेदारों ने सबने मशवरा ये करके कहा कि हमें कोई मदद नहीं की जरूरत है, हम पोस्टमार्टम नहीं चाहते, हमारे बच्चों को हमारे सबको हवाले कर दिया जाए, हम अपने हिसाब से कुछ ले। विधायक जी, भी पूरा हादसा क्या हुआ है, कितने लोगों को इसमें? देखिए, ये तो आपको सब पता है, 3 या 4 लोग इसमें ऐसे हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, बच्चे हैं, एक लेडीज और बच्चे हैं। हाँ, कई परिवार रहते थे तलावर में जाके, उनके सबके बच्चे हैं, कई बच्चे अलग अलग, 4 बच्चे हैं। आप विधायक हैं, स्थानीय समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई घोषणा करना चाहेंगे? अरे कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो हम लोग आए हैं, हम लोग गम में साथ हैं इनके। अभी तो इस तरह की कोई बात मुनासिब सी नहीं है यहाँ। जो भी मदद होगी इनके कंधे से कंधा मिला के हर तरह से हम दुख सुख में सब साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमीरपुर में शादी की पहली रात दुल्हन ने ठुकराया दूल्हा, थाने में हुआ समझौता। हमीरपुर जिले के गोहांड कस्बे से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद दुल्हन ने पहली ही रात पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। विदाई के बाद वह ससुराल पहुंची, लेकिन सुबह थाने जाकर कहा कि उसे दूल्हा पसंद नहीं है और यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई। दुल्हन ने दावा किया कि वह किसी और से प्रेम करती है। मामला राट कोतवाली पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच घंटों बातचीत चली। पुलिस की समझाइश के बावजूद दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही। अंत आपसी असहमति से दोनों के बीच तलाक कर दिया गया। दुल्हन अपने मायके लौट गई। प्लीज बोलो, क्या नाम है? क्या समस्या है आपकी? जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसके साथ आप नहीं रहना चाहती? शादी कब हुई आपकी? क्या दिक्कत है? शादी क्यों कर ली फिर आपने? जब पहले मना करी थी कि हमें शादी नहीं कराना, सब लोगों ने मारा और कहा कि सारी हम दूसरे लड़का जबरदस्ती से शादी करा। क्या जबरदस्ती शादी की घर वालों ने? आप किसी और के संपर्क में हैं? वो कहाँ का है? चाहते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? धर्म। कल आपकी पत्नी क्यों नहीं रहना चाह रही आपके साथ? वो किसी लड़के से बात करती है सर, और वो हमारे साथ है कि नहीं है रहने को। वो किसी लड़के से बात करती है, बेलड़क का लड़का है। हाँ, वो कह रही है हम रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। ये बात आपको शादी पूरी हर चीज ने कुछ नहीं बताया हमें। जब काल घर पे
मतलब नाइट में इसने बताया कि हम आपके साथ कुछ नहीं न रहेंगे, मम्मी पापा जबरदस्ती हमारी शादी करा रहे हैं, ये हमसे कह रही है। ये बात कब पता चली आपको? हमें आज कल नाइट में पता चली है। रात में? हाँ, रात में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के अरसम्मा मंदिर में दलित दंपत्ति से भेदभाव, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के तुमकुरू जिले के तुरुवेकेरे तालुक स्थित गोनी गांव में अरसम्मा मंदिर में जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है। शादी के बाद दर्शन के लिए पहुंचे एक दलित दंपत्ति को कथित तौर पर नारायणपा नामक व्यक्ति ने मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया। आरोपी ने स्वयं को देवी देवता का अवतार बताकर परिवार को प्रवेश से रोका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पाइस जेट की फ्लाइट का इंजन फेल, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। स्पाइस जेट की दिल्ली से ले जा रही फ्लाइट SG 121 को टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा। करीब 150 यात्रियों को लेकर उड़ी यह उड़ान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे से रवाना हुई थी। इंजन फेल की आशंका के बाद पायलटों ने एहतियातन विमान को दिल्ली वापस लाने का फैसला किया। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर मेडिकल और फायर टीमों को अलर्ट किया गया। विमान की सुरक्षा लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित बताए गए। एयरपोर्ट की मेंटेनेंस टीम विमान की जांच में जुटी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजित पवार विमान हादसे पर सियासी बयानबाजी, एनसीपी नेता ने उठाए साजिश के सवाल। अजित पवार के विमान हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के MLC अमोल मिटकरी ने अकोला में बयान देते हुए सवाल उठाए कि यह दुर्घटना थी या साजिश। उन्होंने यह तक कहा कि विमान का पायलट सुसाइड बॉम्बर तो नहीं है और हादसे की गहन जांच की मांग की। मिटकरी ने पायलट की पृष्ठभूमि और बीमा पॉलिसी को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद कही और DCGA की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगा। बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक में विवाद और गहरा हो गया। म्हणत असेल ना की अपघात आहे तर त्यानं सिद्ध करून दाखवावा, नाही तर घातपात कसा, त्याची शंका आमच्या ज्या आहेत तेवढ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं। घातपात आहे की अपघात आहे हे महाराष्ट्राच्या समोर आलं पाहिजे। इतकं झाल्यानंतरही महाराष्ट्र शांत कसा? मी सर्व आमच्या पक्षाच्या आमदारांना विनंती केली की एक पत्र प्रधानमंत्र्यांना लिहू, आपण स्वतः विमानानं जाऊ। अरे तो पायलट जो मेलाय कपूर, ज्याची ड्रंकची हिस्ट्री होती, 3दा सस्पेंड होता PSR कंपनीचा तो पायलट, त्याचा 50 कोटीचा विमा काढला गेला। तो सुसाईड बॉम्बर म्हणून आला होता। राजीव गांधीच्या वेळेस लिट्टीची सुसाईड बॉम्बर म्हणून आली नव्हती का? ते एका सभेला चालले होते। त्यांना सांगितलं जवळच्या लोकांनी की राजीवजी जाऊ नका, आता खूप वेळ झाला। ते म्हणले नाही, लोक वाट पाहत असतील, आपण गेलो पाहिजे। एक महिला येते, त्यांना हार घालते, पाया लागते, तिथं बॉम्ब फुटतो आणि धडाधड छातीच्या चिंधड्या होऊन जातात। तसा हा सुसाईड बॉम्बर नसेल। कुठं आहे कपूर? त्याची बायको पोस्ट लिहिते तिसऱ्या दिवशी की माझा नवरा जिवंत आहे। आमचा प्रश्न हा आहे की DGCA म्हणतोय 6 माणसं गेली तर एक माणूस गेला कुठं मग? आणि ही 2 माणसं, तो साहिल मदन आणि यश, जे पायलट वेळेवर बदलले गेले, हे 2 आत्ता कुठे आहेत? हा विचारण्याचं धाडस तर महाराष्ट्रात असलं पाहिजे। आमचं ते कर्तव्य आहे, जबाबदारी आहे। कारण नुकसान हे फक्त एका पवार परिवाराचं झालेलं नाही, हे अखंड महाराष्ट्राचं नुकसान झालेलं आहे। 18 पगड जातीचं नेतृत्व अशा पद्धतीने आपल्या डोळ्यासमोर हिरावून गेलं असेल आणि आपण जर पेटून उठत नसू तर आपल्याला पुढची पिढी ही म्हणेल की आमचे बापजादे शिवाजी महाराजच्या काळात असेच वागले असते का? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिंड ग्वालियर हाईवे पर टोल प्लाजा में फायरिंग, पर्ची फेंक कर फरार हुए युवक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भिंड ग्वालियर हाईवे स्थित बरेठा टोल प्लाजा पर बाइक सवार 2 युवकों ने फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोपियों ने टोल दफ्तर में पर्ची फेंकी जिस पर लिखा था या तो हाईवे बनाओ या टोल हटाओ।
फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दफ्तर का सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में हालिया सड़क हादसे से जुड़े एंगल की भी पड़ताल की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुत्ते के काटने के बाद युवक ने लगाई फांसी। महाराष्ट्र के कल्याण में एक युवक ने आवारा कुत्ते के काटने के बाद आत्महत्या कर ली। युवक को रेबीज होने का डर था, इसलिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक एक बैंक में सीनियर पोस्ट पर काम करता था। उसने कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन कोर्स पूरा नहीं किया था। युवक में रेबीज के लक्षण दिखने लगे थे, जिससे वह परेशान था। तो ये थी देश भर की अब तक की बड़ी खबरें। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।